नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पादप में सांस। अब हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय, क्या पादप सांस लेते हैं, ग्लाइकोलिसिस। परिचय, सभी जीवधारियों को अपने दैनिक जीवन में अवशोषण, परिवहन, गति, प्रजनन जैसे कार्य करने हेतु और यहाँ तक कि सांस लेने हेतु भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवन विधि के लिए आवश्यक सभी ऊर्जा कुछ वृहद अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है, जिसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। केवल हरे पादप व नील हरित जीवाणु अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज व स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हरे पादप में भी सभी कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। केवल वे कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वे ही प्रकाश संश्लेषण करती है। चूंकि हरे पादप में सभी अंग, ऊतक व कोशिकाएं हरी नहीं होती, इसलिए इनमें ऑक्सीकरण के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसलिए खाद्य पदार्थ का अहरित भागों में परिवहन होता है। प्राणी परपोषित होते हैं, इसलिए वे अपना भोजन पादपों से परोक्ष या अपरोक्ष रूप में प्राप्त करते हैं। मृत जीवी जैसे कवक मृत या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर करते हैं। इस अध्याय में कोशिकीय सांस अथवा कोशिका में खाद्य पदार्थों के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा की क्रियाविधि तथा एटीपी के संश्लेषण को समझाया गया। निस्संदेह प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है, जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन से कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वह भी केवल यूकेरियोट में। जबकि कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के कार्बन कार्बन अबंध के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना सांस कहलाता है। इस प्रक्रिया में जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे श्वसनी क्रियाधार कहते हैं। प्राय कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, किंतु कुछ पादपों में विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन, वसा तथा यहाँ तक कि कार्बन अम्ल भी श्वसनी क्रियाधार के रूप में प्रयोग में आ सकते हैं। कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनी क्रियाधार में स्थित संपूर्ण ऊर्जा कोशिका में एक साथ मुक्त नहीं होती है। यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित चरणबद्ध धीमी अभिक्रियाओं के रूप में मुक्त होती है, जो रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में एकत्रित हो जाती है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि सांस में ऑक्सीकरण द्वारा निकलने वाली ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती या संभवतया नहीं भी हो सकती, किंतु यह एटीपी के संश्लेषण के उपयोग में आती है तथा इस ऊर्जा में जब भी तथा जहाँ भी आवश्यकता होती है ये टूट जाती है। इस कारण से एटीपी कोशिका के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करती है। एटीपी में संचित ऊर्जा जीवधारियों की विभिन्न ऊर्जा आवश्यक प्रक्रियाओं में उपयोग में आती है। सांस के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण के लिए पूर्वगामी के रूप में काम आते हैं। एटीपी कुछ इस प्रकार का दिखता है। क्या पादप सांस लेते हैं? पादपों में सांस हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इस कारण से पादपों में ऐसी व्यवस्था है जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। पादपों में प्राणियों की तरह गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते, बल्कि उनमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र व वात रंध्र मिलते हैं। पौधे बिना श्वसन अंग के कैसे श्वसन करते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण यह है कि पादपों का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है। पादपों में
एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। दूसरा कारण यह है कि पादपों में गैसों के आदान प्रदान की बहुत अधिक मांग नहीं होती। मूल, तना व पत्ती में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत ही कम धीमी से होती है। केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का अत्यधिक आदान प्रदान होता है तथा प्रत्येक पत्ती पूर्णतया इस प्रकार से अनुकूलित होता है कि इस अवधि के दौरान अपनी आवश्यकता का ध्यान रखती है। जब कोशिका श्वसन करती है, ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। तृतीय कारण यह है कि बड़े स्थूल पादपों में गैसें अधिक दूरी तक विसरित नहीं होती। पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिका पादपों की सतह के बिल्कुल पास स्थित होती है। यह पत्ती के लिए सत्य कथन है। तना में सजीव कोशिकाएं छाल व छाल के नीचे पतली सतह के रूप में व्यवस्थित होती है। इनमें भी छिद्र होते हैं जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। भीतर की कोशिकाएं मृत होती है तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। अतः पादपों की अधिकांश कोशिकाओं की तरह सतह हवा के संपर्क में होती है। यह पैरेन्काइमा कोशिकाओं के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं, जो कि वायु रिक्तिकाओं के आपस में जुड़े हुए जाल रूपी रचना के कारण संभव होता है। ग्लूकोज के संपूर्ण दहन से अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ ऊर्जा निकलती है, जिसका सर्वाधिक भाग ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। यदि यह ऊर्जा कोशिका के लिए आवश्यक है, तो इसका उपयोग कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण में होना चाहिए। ऊर्जा पादप कोशिकाएं इस तरह से भोजन बनाती है कि ग्लूकोज अणु का अपचय से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा मुक्त ऊष्मा के रूप में न निकल जाए। मुख्य बात यह है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक चरण में न होकर छोटे छोटे अनेक चरणों में होता है, जिनमें कुछ चरण इतने बड़े होते हैं कि इनसे निकलने वाली पर्याप्त ऊर्जा एटीपी के संश्लेषण में उपयोग में आ जाता है। सांस की क्रियाविधि के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा उत्पाद के रूप में निकलती है। दहन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में भी जीवित रहती है। ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस शब्द की उत्पाद ग्रीक शब्द ग्लाइकोस अर्थात शर्करा एवं लाइसिस अर्थात टूटना से हुआ। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया गुस्ताव एम्बेडेन, ऑटो मेयरहॉफ और जे पारनास ने दी थी। अनॉक्सी जीवों में सांस लेने की केवल यही प्रक्रिया है। ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है और यह सभी सजीवों में मिलता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदल जाता है। पादपों में यह ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषित कार्बन अभिक्रियाओं का अंतिम उत्पाद है या संचित कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। सुक्रोज इन्वर्टेज नाम एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों मोनोसैकेराइड सरलता से ग्लाइकोलाइटिक चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा फॉस्फीकृत होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉस्फीकृत रूप सामान्यीकरण द्वारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस में 10 श्रृंखलाबद्ध अभिक्रियाओं में विभिन्न एंजाइम द्वारा ग्लूकोज से पाइरुवेट का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस के विभिन्न चरणों के अध्ययन के दौरान उन चरणों पर ध्यान दें जिसमें एटीपी का उपयोग अथवा संश्लेषण होता है। एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। पहले चरण में जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन होता है तथा दूसरे चरण में वह दूसरे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में परिवर्तन होता है।
फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टूटकर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तथा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड यानी PGAL बनाता है। जब 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड PGAL का 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट यानी DPGA में परिवर्तन होता है तो NAD+ से NADH+H+ का निर्माण होता है। PGAL के दो समान अपचयोपचय रिडॉक्स 2 हाइड्रोजन अणु पृथक होकर NAD के एक अणु की ओर स्थानांतरित होता है। PGAL ऑक्सीकृत होकर अकार्बनिक फॉस्फेट से मिलकर DPGA में परिवर्तित हो जाता है। DPGA का 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तन ऊर्जा उत्पादन करने वाली प्रक्रिया है। इस ऊर्जा का उपयोग ATP निर्माण में होता है। PEP यानी फॉस्फेनॉल पाइरुवेट का पाइरुविक अम्ल में परिवर्तन के दौरान भी ATP का निर्माण होता है। पाइरुविक अम्ल ग्लाइकोलिसिस का मुख्य उत्पाद है। पाइरुवेट का उपापचय भविष्य क्या है? कोशिकीय आवश्यकता पर निर्भर करता है। यहाँ 3 प्रमुख तरीके हैं जिसमें विभिन्न कोशिकाएं ग्लाइकोलिसिस द्वारा उत्पन्न पाइरुविक अम्ल का उपयोग करती है। ये निम्नलिखित है: लैक्टिक अम्ल किण्वन, एल्कोहलिक किण्वन और ऑक्सीसांस। अधिकांश प्रोकैरियोट तथा एक कोशिकीय यूकैरियोट में किण्वन अनॉक्सी परिस्थितियों में होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने हेतु जीवधारियों में क्रेब्स साइकिल द्वारा होता है, जिसे ऑक्सीश्वसन या सांस कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय, क्या पादप सांस लेते हैं और ग्लाइकोलिसिस के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे किण्वन, ऑक्सीश्वसन, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। धन्यवाद।